चीज़ें बचपन की कहानियों की तरह सरल होती तो बहस नहीं होती कि आपको स्क्रीन पर जो गुलाबी सा मंजर नज़र आ रहा है वो गुड़िया के बाल है या बुढ़िया के बाल है या कोई जटिल किस्म की कैंडी है। चीज़ें आसान होती तो अदम गोंडवी को शेर नहीं लिखना पड़ता कि तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है। चीज़ें आसान नहीं होती तो लोकतंत्र में वो घमासान नहीं होता जहाँ पर वोटर जिनके लिए इश्तिहार प्रचारित किए जाते हैं ज़्यादातर दफ़ा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हैं। हालांकि इल्ज़ाम इन पर भी यही धरा जाता है कि अंततः जाति, धर्म और गोत्र देखकर ये वोट डालते हैं। हम उदयपुर में हैं, एक और क्लीशे लाइन दोहरा देते हैं कि हम झीलों के शहर में हैं, पर सारे क्लीशे जटिलता से ग्रस्त नहीं होते। ये वाकई झीलों का शहर है। हम लोग फतेह सागर झील के किनारे हैं। कई ललन टॉप के दोस्त यहाँ पर जुटे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शुरू करें? इंट्रो ठीक था? और उदयपुर की सीट पे विधायक जी आए थे, अभिनव हमारे रिपोर्टर आए थे, उनको मैं न्यूज़ रूम में विधायक जी बोलता हूँ, अभी वीडियो में भी विधायक जी निकल रहा है मुँह से। तो यहाँ पे चर्चित चुनाव है। गौरव वल्लभ शास्त्री हैं, प्रवक्ता के तौर पे उन्होंने कांग्रेस में अपना करियर बनाया है। जमशेदपुर में चुनाव हार गए थे, अब यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। और उनके सामने ताराचंद जैन हैं, 71 वर्ष के, और भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष रहे हैं। और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं और कई बार के विधायक, लेकिन अब वो महामहिम हो गए हैं, गवर्नर हो गए हैं। असम के राजभवन में बैठे हैं। हाँ जी, तो राजभवन में तभी बैठेंगे ना, महामहिम उन्हीं को कहते हैं। जी सर, महामहिम उन्हीं को कहते हैं। है तो ये यहाँ का मंजर है। 8 सीटें हैं जिसमें से 5 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 3 जनरल है। जी, मैं भी वही कह रहा हूँ। और 5 हाँ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और ज़ोरदार मुकाबला है सारी ही सीटों पर अब समझ लेते हैं पब्लिक का मुकाबला कैसा है। काका, सबसे पहले आप ही बता दो, है ना, ये मुझे काका का ये परिचय दिया गया कि ये गुलाब चंद कटारिया जो यहाँ के सबसे कद्दावर नेता थे, उनके दोस्त थे। ये बड़ा तकलीफदेह वाक्य होता है कि कोई किसी का दोस्त था। तो आपकी दोस्ती था में कैसे बदल गई? नाम क्या आपका? मांगीलाल जोशी, जनता सेना का कार्यकर्ता हूँ और जिसका दोस्त था उसका मैं नाम लेना पसंद भी नहीं करता हूँ। इतना गुस्सा? गुस्सा क्या, उससे कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए आप तो कोई बाकी और कोई प्रश्न हो करिए, बाकी गुलाब चंद का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता हूँ। क्यों, क्या हो गया ऐसा? राजनीति में हम विद्वेष से उसने जिस घटिया स्तर पर मेरे को निपटाया, इसलिए उस व्यक्ति का चरित्र जितना दोगला है। कैसे निपटाया? 2003 में मैं यहाँ से विधायक का दावेदार था, क्योंकि 98 में चुनाव लड़ा और हार गए थे। हारा नहीं, हराया गया। कितने वोट से? जो बनियाबाद का जो जहर घोला गया पहली बार राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उदयपुर शहर में, इस कारण से मेरे को हराया गया। यहाँ से जितने भी दावेदार जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनको वो अपने यहाँ बड़ी सादड़ी ले गए। 2003 में वापस दावेदारी मैंने रखी। वहाँ चूँकि उनका इतना विरोध हुआ, मेरे से साफ कहा कि आप तैयारी करिए, मैं यहाँ उदयपुर से लड़ने वाला नहीं हूँ। और यहाँ 8 हफ्ते वो बड़ी सादड़ी से लड़ते थे। बड़ी सादड़ी से यहाँ उदयपुर आ गए। उसके बाद में 4 में मैंने बोर्ड के अंदर चेयरमैन के लिए फार्म भरा, तो उस व्यक्ति ने मेरे को पार्षद का टिकट नहीं दिया। यूएटी में विरोध किया। तो सब लोग तो यही कहेंगे कि चूंकि आप चुनाव हार गए, आपकी पॉलिटिक्स चली नहीं, इसलिए आप बुराई करते गुलाब चंद कितनी बार हारा? नहीं, मैं प्रश्न आपसे करता हूँ कि गुलाब चंद कितनी बार हारा? ठेका उसका राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी का बाबा है क्या? वो जयपुर में जाके कहा नहीं पार्टी के कह दिया मैंने, इस पार्टी के अंदर जो स्थिति है कोई सुनने वाला नहीं है। तब मैंने भारतीय जनता पार्टी 2013 में छोड़ दी, नाराज होके। न गुलाब जी का नाम लेता हूँ, पार्टी से मेरा आज भी विरोध नहीं है। पार्टी से विरोध नहीं है? पार्टी से तो अब तो गुलाब चंद कटारिया चले गए असम गवर्नर बन के। अरे राजनीति में हस्तक्षेप उसी का है आज भी। अच्छा, उदयपुर की राजनीति आज जो चलती है, गुलाब चंद कटारिया को कोई माइनस नहीं कर सकता है। इतने बड़े नेता हैं वो। और अब क्या कहना उसका, वो व्यक्ति इतना नीचे स्तर पर जाता है कि रोना हो तो रो लेता है और जीतते हैं वो लगातार, समर्थक कहते हैं। अरे जीतना तो एक वो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी का हूँ। बाकी एक जातिवादी जहर जो गोला है उदयपुर की राजनीति में। आप कौन सी पार्टी में हैं? जनता सेना। जनता सेना आपने बनाई ये पार्टी? हाँ जी। ये पार्टी नहीं, रणधीर सिंह जी ने। अच्छा, जरा बताइए इस पार्टी के बारे में, पहली बार सुन रहा हूँ। मेरी देखिए, जनता सेना उदयपुर जिले में राजनीतिक पार्टी है।
अच्छा, कितनी पुरानी? और इसमें भारतीय जनता पार्टी के वो सारे निष्ठावान कार्यकर्ता है जिनको गुलाब जी ने क्रश किया। तो लोकसभा चुनाव में फिर आप लोग क्या करते हैं? है जी, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को देखते हैं या हाँ वहाँ भी देखते। अच्छा। लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं। विधानसभा चुनाव में चूंकि हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, इस बार हम नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इस बार क्या बोल रहे हैं आप अपने समर्थकों को? नहीं, अपने समर्थकों को हम कह रहे हैं आप जो चाहो जो करो, चाहे ताराचंद भारतीय जैन जनता दो, चाहे पार्टी को गौरव दो, वल्लभ को दो। जो अपनी पसंद का कैंडिडेट हो उसको दो। हम किसी व्यक्ति का विशेष, जैसे ताराचंद जी जैन मेरा व्यक्तिगत मित्र है, पर मैंने उसके लिए अपील जारी नहीं की कि वास्तव में इसको वोट दो। अच्छा, क्यों? नहीं कि पार्टी हमारी अलग है, हम खाली लोकसभा के अंदर इनको सहयोग करते हैं। अच्छा, नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा भार्गव है। क्या करती हैं दीक्षा जी आप? मैं बिजनेस करती हूँ और कई संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। और जो काम बीजेपी संगठन में भी जुड़ी हैं? नहीं, बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बीजेपी और कांग्रेस में नहीं उलझती। अच्छा, नहीं। मैं अपने सामाजिक संगठनों के लिए काम करती हूँ। अच्छा, क्या है उदयपुर की समस्याएं, क्या है मांगे उदयपुर की? उदयपुर की समस्याएं क्या, पूरे देश की समस्याएं हैं। उदयपुर में तो मैं समस्याएं उदयपुर में हूँ बहन जी, तो मैं उदयपुर की समस्याओं के बारे में बात करूंगा उदयपुर ना। की पूछ रहे हैं ना, चलिए हम बताते हैं हाँ, आपको। हाँ, जो वही तो राजस्थान पूछा। से रिलेटेड है, उदयपुर में हमने नोट की है। पिछले दिनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए थे नौकरियों के लिए, रीट वगैरह के, ठीक है। उसमें कुछ कानून बनाए गए कि अंदर जो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे उन लोगों को किस तरह से ड्रेसअप होकर जाना है, ठीक है। उसमें दो तरह की जो पॉलिसीज़ रखी गई कि हिंदू महिलाएं जिनको सिंदूर, बिंदी, कान का जेवर, चूड़ियाँ और पूरी बाजू के कपड़े तक अलाउड नहीं थे, जो गलती से पूरी बाजू के कपड़े पहन गए उनकी बाजुएं काटी गई कपड़ों की। दूसरी तरफ जो बुर्के में महिलाएं जा रही थी उनको छूट थी। क्या उनके अंदर नकल करने का या कुछ गलत चीज़ रखने का कोई वो नहीं था क्या? हाँ, ये इस तरह की अगर पॉलिसीज़ रखेंगे तो बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये समाज हित में भी नहीं है, देश हित में भी नहीं है, और देश को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी साजिश है ये। आखिर क्यों, आप ये बताइए मुझे। साजिश कौन रच रहा है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत रच रहा है या कौन रच रहा है? मैं कह रही, जो वर्तमान सरकार है जिसकी है वो आपको अंडरस्टूड है कौन है। अरे तो नाम तो ले लीजिए हाँ, ना। बिल्कुल अशोक गहलोत सरकार है इसके लिए जिम्मेदार। ये कानून का मुझे एक कारण बता दें कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, सिवाय तुष्टीकरण के और सिवाय हिंदू को जलील करने के। ये बताइए इनका क्या है। फिर ये हमसे वोट मांगने आते हैं, किस हैसियत से मांग रहे हैं? ये सवाल आपने गौरव वल्लभ से पूछा जो यहाँ से? गौरव वल्लभ आए मेरे सामने तो पूछूं ना ये बात। मैं मेरे सामने नहीं आए अभी तक वो। अच्छा, आए और तो क्या मुद्दा है? और क्या मुद्दा है? हमारे यहाँ सौहार्द है आपस में। मुद्दा क्या है बहन जी? मुद्दा यही है ना कि इस तरह की ये जो तो आपने एक बताया। हाँ। इसके अलावा उदयपुर शहर के, उदयपुर जिले के, हमारी झीलों के लिए जो है ना, मेवाड़ के, हमारी झीलों की साफ सफाई की व्यवस्था जो है ना, वो होते हुए भी ना। अब जैसे ये निकला हुआ कचरा है, मैंने 300 लड़के लगा करके एक बार ये निकलवाया था इसी तरह से। उसको उठाने तक की जहमत किसी ने नहीं उठाई। ये बहुत बड़ी समस्या थी। ये परमानेंट समस्या है झीलों की सफाई? परमानेंट मोर और लेस रहती है। झीलों की समस्या हमारी बहुत बड़ी है। दूसरी बात, आयड़ नदी में काम चल रहा है हमारे यहाँ, जो मोर और लेस मेरे घर के बिल्कुल पीछे ही है। उसमें गुरुजी थोड़ा आगे आ देख रही जाइए, हूँ, झीलों पे चर्चा हो रही जी। बरसों से मैं देख रही हूँ, जब से वो काम चला है, सीवरेज लाइन के जो मेन हॉल हैं वो फटे हुए हैं और बड़ा फ्लो के साथ वो पानी, गंदा पानी सीवरेज लाइन का उस नदी में जा रहा है, जिसको कि यहाँ पवित्र करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए अभियान चला रखा है। तो क्या वो किसी जिम्मेदार को दिखाई नहीं देता इतने दिन से कि इतने दिन से वहाँ नॉन स्टॉप पानी बह रहा है? और क्या ये समाज सेवा करती हैं आप? मतलब कौन कौन से कामों से जुड़ी हुई हैं आप? मैं यहाँ के महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं यहाँ पर महिलाओं के लिए काम करती हूँ, राष्ट्रीय तरह महिला के काम? जागृति मंच के लिए काउंसलिंग का काम करती हूँ। काउंसलिंग? महिलाओं की प्रॉब्लम्स पे काम करती हूँ मैं। अच्छा, मैं आदिवासी एरिया के लिए काम करती हूँ। उनमें किस तरह से बच्चों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट क्या ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है क्या आदिवासी इलाकों में? ड्रॉप आउट रेट भी है, लेकिन उसके अलावा जो बच्चों के घरों से निकल करके और जागरूकता की कमी है ना स्कूलों तक भेजने की। वही मेरा मतलब हाँ, ये रजिस्ट्रेशन drop out, हाँ। आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है, डॉक्टर अनिल मेहता। अनिल मेहता जी। ये बहन जी बता रही हैं कि झीलों की साफ़ सफाई एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, झीलों की साफ़ सफाई से भी बड़ा मुद्दा ये है कि झीलें बनी रहे, क्योंकि इशू ये है कि ये जो पूरा उदयपुर है इसका अस्तित्व झीलों के कारण से ही, और झीलों का अस्तित्व इन सारे पहाड़ों के कारण से। विगत 5-7 साल 10 साल में आप देखेंगे तो जिस तरह से पहाड़ों की कटाई हुई है, और ख़ास तौर से चिंता इस बात की कि अभी 25 अगस्त को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ने, कि
कटाई नहीं होना चाहिए। स्टोन क्रशिंग। नो स्टोन, पेड़ों इनको काट के बिल्डिंग्स बनाना, पहाड़ों को काट के। अच्छा। तो ये पहाड़ों से तो पानी आता है ना, तो पूरे के पूरे पहाड़ खत्म। उससे भी आश्चर्य की बात ये है कि उदयपुर की झीलों की जो सीमाएं थी, जितना इनका पानी का विस्तार था, जैसे फतेह सागर है, ये लगभग 4.5 स्क्वायर किलोमीटर इसका वाटर स्पेड था, वो घटा के ऑफिशियली 2.89 किलोमीटर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़मीन कब हुआ ये पिछले 4-5 साल 7 सालों का काम है, उसके अंदर ये हो गया। किसने किया? वसुंधरा ने किया, अशोक मैं गहलोत कहूँगा ने किया? कि बड़ी अजीब स्थिति है। झीलों के मुद्दे पर दोनों ही पार्टी के लोग बाग साथ होते हैं, इसलिए कोई अगर एक क्लेम करे कि हम झीलों के लिए ज़्यादा संरक्षण है करने वाले हैं, वो क्योंकि मैं 30 साल से देख रहा हूँ, इस मामले में कोई मतभेद नहीं है झीलों के मुद्दे पे। दोनों ऐसी तैसी करने में लगे। मतभेद होता तो एक इशू जो मान लीजिए किसी एक सरकार के समय में हुआ और दूसरी सरकार जब आई थी तो उसका विरोध करते, वो विरोध नहीं करते। इस मामले में ये है कि जो पूरा का पूरा झीलों का मामला है वो भूमाफिया के कंट्रोल में। दूसरा, उदयपुर टूरिज्म कितना करेगा? एक शहर की कैरिंग कैपेसिटी होता है, 2 लाख टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्लोगन क्या है कि उदयपुर का मोर टूरिज्म डेवलपमेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थानीय नागरिक है, यहाँ का जो पक्षी है, यहाँ की जो मछली है, इतने सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, आना कम हो गए यहाँ पे। इस झील का आपको किनारा नहीं मिलता है। कुल मिला के बात है कि जो पर्यावरण संरक्षण है वो किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य मुद्दा नहीं बना, और इसी कारण से झीलों की स्थिति वो मरना से, आपको ये पानी दिख रहा है लेकिन ये कोई अच्छा सिम्टम नहीं है। इसकी बायोडाइवर्सिटी गायब है, इन पहाड़ों की बायोडाइवर्सिटी गायब है, पूरी की पूरी गायब है। इसलिए मेरा तो ये पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एजेंडा बनाया नहीं, एजेंडा सिर्फ इलेक्शन के समय का होता है। मैंने आपसे कहा ना, एजेंडा सिर्फ इलेक्शन के समय का होता है, वॉट एवर दी पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, और इसमें 2 मुख्य राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें जितने भी लोग जिनका थोड़ा भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो सब कोशिश करते हैं कि कहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें जितने तरह के राजनीतिक दल है, कोई आप 2 राजनीतिक दलों की बात मत कीजिए जो ये कहते हैं कि हम वो भी पहाड़ों पर अतिक्रमण करवा देते हैं, लोगों को चढ़वा देते हैं, फिर उनको पट्टे दिलवा देते हैं। कुल मिला के अगर उदयपुर की झीलें नहीं बची, उदयपुर का अस्तित्व नहीं है, इन्हीं झीलों से यहाँ कितने लोगों को इकोनॉमी मिलती है, पीने का पानी, ये पीने के पानी की झीलें, और आप इसमें स्पीड बोट चलते हुए देख रहे हैं। हाँ, ये कैसे चलती है स्पीड बोट? इसके अंदर इतने सारे होटल्स हैं, आप झील के किनारे पहले होटल देते हो, फिर कहते हो कि इन लोगों को आने जाने के लिए इसके अंदर हम नाव चलवाएंगे। हाँ, इसके अंदर मछली रहती है। ऐसा किस शहर में हो सकता है जिसके पीने का पानी झीलों से आता हो और झील के अंदर इतना ऑनस्लॉट, इतना कचरा, इतनी गंदगी, मोटर बोट्स, पक्षी नहीं बैठ सकते? कुल मिला के, और 90% लोगों को एमोबाइसिस है या किसी न किसी तरह की वाटर बोर्ड डिजीज़ है। यहाँ के पानी में उस तरह के प्रदूषक तत्व हैं जो किसी एक बहुत बड़े विकसित यूरोप के देश में जहाँ बहुत सारे केमिकल्स के इस्तेमाल होते हैं, उस तरह के प्रदूषक तत्व हैं। यहाँ के लोगों में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, महिलाओं में बांझपन बढ़ रहा है, पुरुषों में नपुंसकता बढ़ रही है, इसलिए पूरे शहर में इनफर्टिलिटी क्लिनिक है। मुझे लगता है किसी एक शहर में, अगर छोटे शहर में अगर आप पर कैपिटा इनफर्टिलिटी क्लिनिक देखें तो शायद सबसे ज़्यादा उदयपुर में होंगे। क्या उदयपुर को बनाएंगे? नपुंसकों का उदयपुर, बांझ लोगों का उदयपुर? मुझे लगता है कि इसके ऊपर सब लोगों को मिलकर ईमानदारी से अपने राजनीतिक एफिलिएशन छोड़ते हुए काम करना चाहिए। टूरिज्म का कैरिंग कैपेसिटी तय करना चाहिए। कहना कि हम टूरिज्म को बढ़ा देंगे, उदयपुर को मारने के बराबर होगा। एक शहर, आपका घर का कमरा, ये जगह कितनी जगह सहन कर सकती है? लिमिट होना चाहिए ना। और जब टूरिस्ट आता है तो उसके साथ कितना पानी का एक्सप्लोटेशन, कितना यहाँ कचरा, कितनी गंदगी, कितनी मोटरें, कितनी गाड़ियाँ। उदयपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना डाउन है? उदयपुर में छोटा बच्चा पैदा होता है उसको अस्थमा हो जाता है, यहाँ सब लोग उसकी तस्दीक कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को थायराइड है, यहाँ के लोगों को डायबिटीज़ है, सारा किस कारण से? पानी का कंटामिनेंट प्लस इतना सारा पोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि ये गंभीर स्थिति है, इस पर चिंतन करना चाहिए। यहाँ कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? सर ऋषु जांगड़। ऋषु जांगड़। और आपके साथ और आपके जूनियर एक आए थे? डॉक्टर हंसराज जाट। अभी तो आप डॉक्टर हो गए हो? हाँ, फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर में लगा सकते हैं डॉक्टर? फाइनल ईयर नहीं, इंटर्नशिप में लगाते हैं। तो अभी इंटर्नशिप शुरू नहीं हुई ना? रुक जाओ कुछ दिन यार, तुम बॉस नाराज होंगे। ये सीनियर तुम्हारे 1 साल मेडिकल कॉलेज में सीनियर को बॉस कहते हैं। डॉक्टर ऋषु जांगड़ और सून टू बी डॉक्टर हंसराज जाट। हंसराज जाट। बताइए, ये जो मुद्दा बता रहे हैं गुरुजी कि वाटर रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, आप लोग हॉस्पिटल में अब तो आप राउंड पे जाने लगे होंगे, ये सही मामला है? यस सर, सही कह रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि अमीबियासिस के केस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो वो किसके केस? अमीबियासिस। ये क्या होता है गुरु, समझाओ। सर, ये एक लिवर का इन्फेक्शन होता है जो एक अमीबा कोज करता है। इसका कॉजेटिव एजेंट एक अमीबा होता है, एंटोमीबा स्टोलाइटिका, जो लिवर के सेल्स को डैमेज करता है, उसमें पस बन जाती है और लिवर के फंक्शंस डैमेज हो जाते हैं। जो लिवर फंक्शन टेस्ट उसका टेस्ट कराया जाता है, फिर वो नॉर्मल एबनॉर्मल आते हैं, फिर उसमें मतलब ट्रीटमेंट चलता है उसका आगे। और लिवर अमीबिक लीवर एब्सेस। आप भी डॉक्टर हो? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ।
डॉक्टर हैं कि प्रैक्टिशनर हैं? डॉक्टर हूँ तो प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छा मैं कॉलेज में नहीं मैं- हूँ। मेरी मेमोरी ये डॉक्टर नहीं, मैं और जानता हूँ वो बिहार का प्रैक्टिशनर वीडियो हाँ देखता हूँ इसलिए वो वीडियो तो काफ़ी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ मेरा मुझे ये बताया गया कि शायद ही कोई देश का डॉक्टर हो जिसने वो वीडियो ना देखा हो। हाँ बिल्कुल है सही बात। हाथ भी होते हैं इन चीज़ों से। फेमस रहता है वो। कॉलेज में फेमस रहता है, डॉक्टर्स डे पे लोग बधाई भी उसी डॉक्टर। मैंने आज अपने सीनियर्स को भी दिखाया था कि ये सर से मिलने जा रहा हूँ मैं, आप चलो। ये वाले जो डॉक्टर और प्रैक्टिशनर और खोजते हैं, यहाँ के गाँवों में बंगाली डॉक्टर बहुत हैं, बंगाली डॉक्टर बिल्कुल, जो बिल्कुल एजुकेटेड तो है नहीं, मतलब बंगाली हैं, वो डॉक्टर नहीं है ऑब्वियसली, प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ। बंगाली प्रैक्टिशनर झोला छाप। झोला छाप। तो ये बंगाल से यहाँ आते हैं? बिल्कुल सर, वहाँ से आते हैं क्योंकि वहाँ तो करने नहीं देंगे इनको, तो वो यहाँ के गाँव में आके। जो बेसिक कोर्स होता है, जो भी मेडिकल जैसे होम्योपैथी है, एमबीबीएस है, वो नहीं किए होते, बस जस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी उनकी नर्सिंग करके वो इतना काबिल हो जाते हैं, इलाज कर काम दें। किया और फिर आ गए इधर। 5 चीजें होनी चाहिए बस। वही वाला। वो वाला अच्छा, तो एक तो इन्होंने बताया कि वाटर बेस्ड, दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम है कि इस शहर में इनफर्टिलिटी को क्योर करने वाले क्लिनिक बहुत ज़्यादा है, बहुत सत्य ज़्यादा है? बिल्कुल है सर, 5 या 6 मैं जानता हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं सर भी। और मतलब इनफर्टिलिटी केस तो हमारे एमबी हॉस्पिटल में भी काफ़ी आने लग गए हैं, ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में। और उसकी मतलब एनालिसिस क्या हुई, क्या रीज़न है इतना बढ़ने का? एनालिसिस सर उसके काफ़ी हैं, मतलब काफ़ी कॉजेज हैं, ऐसे नहीं कह सकते अपन के खाली वाटर पोल्यूशन या और पोल्यूशन से होता है, और भी काफ़ी कंजेनाइटल कॉजेज भी होते हैं उनके, और भी फूड पॉइजन। गुरु आसान भाषा में समझाओ सब लोगों को, ये तुमने एकदम अंग्रेजी का कोई टर्म बोल दिया, हम हिल गए। सर कंजेनाइटल का मतलब ऐसे होता है कि जो मतलब पहले से ही आदमी के मतलब जन्मजात ही जीन उसके- पूल में वैसा है, जीन पूल में भी हार्मोनल डिफेक्ट्स हैं, उनके कारण उसकी इनफर्टिलिटी हो रही है, ये भी एक रीज़न है। ये भी एक रीज़न है। उसके बाद सर मतलब कोई भी चीज़ जैसे मतलब अपन ये कह सकते स्मोकिंग हैं, बहुत बड़ा smoking फैक्टर या है, फिर इनफर्टिलिटी में स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। स्मोकिंग करने से नपुंसकता बढ़ती है। बिल्कुल सही। समझ गए भाई साहब? एकदम ये क्या बता रहे हैं? मैं तो पीता ही नहीं हूँ, नहीं तो आप इनको क्या बताए तुरंत समझे? ध्यान रखना, पीते तो नहीं हूँ। इसलिए आप कह रहे अच्छा, हैं आप पीते हो, ये नहीं पीते, इसलिए इन्होंने क्या इनको कर रहे हैं कहा। आपको, क्या कि ध्यान रखिएगा। हाँ, कम पीते हैं, मैंने कहा बंद कर देना। कम पीते हैं, बंद कर देना। अब आप पियोगे? जी अब बंद करनी पड़ेगी, डॉक्टर साहब ने अगर बताया इसका रीजन ये है। आपको पता नहीं था पहले? इस चीज़ का नहीं पता था कि क्या पता था सिगरेट पीने से क्या होता है? लंग्स का पता था, खाली लंग्स कैंसर हो जाता है बस। नपुंसकता का नहीं पता। नहीं 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 नहीं, ये आपने ज्ञान दिया यार है। ये तो बड़ी जरूरी चीज है, इसको तो सारे सिगरेट के डब्बों पे छाप दो तो लोग वैसे ही पीना बंद कर दें। और भी जो सर ये गुटखा खाते हैं, ये पॉजिटिव एजेंट है इस इनफर्टिलिटी के। टोबैको। तम्बाकू से, गुटखे से और सिगरेट से नपुंसकता बढ़ती है। यस। अदर देन कैंसर नपुंसकता भी बढ़ती है, आप ये भी बताएं। मेन चीज़ वो है, कैंसर तो लोग बाग झेल लेंगे, नपुंसकता पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। नहीं सर, कैंसर भी झेलने लायक चीज़ नहीं है अगर अवेयरनेस, क्योंकि हेल्थ अगर इशू देखा जाए, हेल्थ शायद बहुत बड़ा इशू है देश का। या एक नागरिक अगर अच्छी क्षमता रहेगी, कार्यकुशलता होगी, तो वो बहुत अच्छी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो पर ये चुनावों में दिखता है क्या ये मुद्दा नंबर 1? नहीं दिखता, दिखना चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ हेल्थ देखा है, जितना उदयपुर में हेल्थ देखा है, शायद चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उदयपुर के ट्राइबल एरिया में सर हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है। किस तरह की दिक्कतें हैं? जैसे यहाँ अभी तो यहाँ तो है, लेकिन जैसे आप यहाँ से ट्राइबल एरिया में जाओगे, वहाँ पर जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, PHC CHC, वहाँ पर डॉक्टर्स और एक जो एनवायरनमेंट होता है कि आपको काम करना पड़ेगा। और लोगों में सबसे बड़ी बात अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है कि जैसे कोई फीमेल है, मैक्सिमम में जितना देखा है एनीमिया होता है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये ट्रीटेबल कोज है। प्रेगनेंसी में, पीरियड्स में ब्लड लॉस होता है, एनीमिया हो रहा है, लोग उससे अवेयर नहीं है कि इसका हम अगर आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट खाएंगे तो ट्रीटमेंट भी है इसका, अनअवेयर है। तो अवेयरनेस हेल्थ के रिगार्डिंग अगर अवेयरनेस होगी तो शायद, और हमारे जो भी है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उदयपुर के ट्राइबल एरिया में, आसपास के में। ये बताइए, एक केंद्र की स्कीम चलती है आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत और एक राज्य की स्कीम चलती है चिरंजीवी, उसका किस तरह का इम्पैक्ट है हॉस्पिटल में? सर उसका इस तरह इम्पैक्ट है कि जैसे अपन के पेशेंट्स आते हैं जिसके किसी की सर्जरी होनी है किसी भी कोज की, तो और वो खुद सक्षम नहीं है कराने में, तो फिर उसके लिए ये योजना है। और बाहर की दवाइयों में भी काफ़ी हेल्पफुल है उसके हॉस्पिटल के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये चिरंजीवी योजना है इतनी हेल्पफुल है कि वो प्राइवेट जैसे दवाइयों खर्चा नहीं उठा पा रहा, सर्जरी खर्चा नहीं उठा पा रहा, तो ये 25 लाख तक की मदद करती है चिरंजीवी योजना। यहाँ पे फिर कोई आयुष्मान कार्ड लेके भी आता है या वो है नहीं? सर हॉस्पिटल में आते हैं। आयुष्मान कार्ड भी आते हैं, आप लोग दोनों को क्योर करते हैं?
आयुष्मान में तो 5 लाख तो आदमी चिरंजीवी में ही जाएगा यहाँ। वो सेलेक्ट ही क्यों करेगा अगर उसको चाहिए अच्छा चाहिए होगा तो फिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक राठौड़ है। क्या करते हो दीपक? मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ता हूँ यहीं उदयपुर में, राजस्थान क्या लग रहा है चुनाव? चुनाव सर एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही चेहरे युवा के हिसाब से तो नए हैं, बट एक तरफ लोग रखते हैं। कौन नए हैं? युवा ताराचंद जी को युवा कह रहे हो तुम? नहीं नहीं, हमारे युवाओं की तरफ से नए हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए दोनों चेहरे नए हैं। हम तो अच्छा, पहली पिछली बार गिरजा व्यास और गुलाबचंद कटारिया थे, इस बार वो दोनों ही नहीं है। नए हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि जो गौरव वल्लभ है कांग्रेस के, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और हर चीज़ों में लोग उनको बाहरी भी बता रहे हैं। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, बट मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो वो हर चीज़ में एक विज़न के साथ बात कर रहे थे। जो टूरिज़्म आता है उनकी समस्या के बारे में, जो यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है उनकी समस्या के बारे में। और ताराचंद जी का इतना एक्टिव सोशल मीडिया के माध्यम से दिख भी नहीं रहा है। तो अब यूथ वोटर के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बड़ा बहुत जरूरी ज़रूरी है। वो मुद्दे ही बात ही ऐसे करें ना, और जगदीश मंदिर की गलियों से लेकर अभी जो मैं कोई नया, मैं तो 22 साल ही मेरी उम्र है, मेरे को बड़े बड़े मुद्दे तो बता नहीं रहा हूँ। एक ट्रेंडिंग की अभी उदयपुर में कितने टाइम से बहुत सारा ट्रैफिक हो रहा है, टूरिस्ट आता है तो लोग कहते हैं कि टूरिस्ट सिटी बनाओ, बुलाओ टूरिस्ट को, तो उसका मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए ना आपको, कि टूरिस्ट आ रहे तो उनका मैनेजमेंट करो। ट्रैफिक कैसे, टूरिस्ट की वजह से जो लोकल लोग हैं वो भी परेशान होते हैं, बाहर के आने वाले लोग भी परेशान होते हैं। तो एक ट्रैफिक का मैनेजमेंट होना चाहिए, मेन मुद्दा तो वो है। तो आप अच्छी सर्विस दोगे तो टूरिस्ट अच्छी तरीके से बढ़ेगा। जैसे कोटा में मुझे कोई सिग्नल नहीं मिला किसी रोड पे, तो वो उनकी एक बहुत प्रशंसा के पात्र है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे पे सोचना चाहिए। ये एक मसला है। और कैसी रही 5 साल गहलोत सरकार? दोनों तरफ है, क्योंकि वैकेंसी उन्होंने निकाली भी है, उस बात पे कोई मना नहीं कर सकता है, पर पेपर आउट भी हुए, तो दोनों ही तरफ उन्होंने एक तालमेल सा खेला है जो कह नहीं सकते। नाम क्या बताया आपने अपना? दीपक राठौड़। दीपक, मुझे ये बताओ, तुमने ये चीज़ें बताई, अब जब बटन दबाने जाओगे तो तुम्हारे लिए मुद्दा नंबर सबसे डिसाइसिव इशू कौन सा होगा? ये तो आप फंसा रहे हो सीधा सीधा। फंसा रहा हूँ? अरे मैं पूछ रहा हूँ, फंसा कर रहा हूँ यार। मैं तो सवाल पूछता हूँ, लोग बोलते हैं फंसा रहे हो। मेरा काम है यार ये। नहीं, फंसाना नहीं, पूछना, उत्सुकता कि यार मेरा मुद्दा नंबर 1 ये है। युवाओं का मुद्दा नौकरी है सबसे पहले, रोजगार है, और दूसरा अपने शहर का डेवलपमेंट है। रोड्स देख लो यहाँ पे एक नहीं, जिस पे बटन दबेगी वो इशू कौन सा है? वो तो सर मेरा निजी फैसला है, मैं आउट नहीं कर सकता। अरे मैंने ये पूछा ही नहीं कि तुम किसको वोट दोगे। तो आपने बोला ना बटन दबाओगे तो। नहीं, किस इशू पे बटन दबाओगे? मेन तो मैं मेरे उदयपुर के लिए बात करना चाहूँगा। यहाँ से सबसे बड़ा फैक्टर मेरे को टूरिज्म लगता है। तो टूरिज्म के मुद्दे पे बटन दबाओगे? सर तो उसको भी बैलेंस करेंगे ताकि। अरे यार भाई, तू पढ़ाई क्या करते हो? सर मैं एग्रीकल्चर पढ़ता हूँ। एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो एक बार में एक ही बीज डालोगे ना? हाँ सर। है ऐसा थोड़ी कि सारे 10 बीज डाल दोगे? हाँ सर। अलग अलग सीजन। अभी ये चुनाव का सीजन है कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, इनका ये प्लस, इनका ये माइनस। लेकिन ये एक इशू है जो मेरे लिए सबसे वो है कि तुम किसी कैंडिडेट को जानते हो, किसी पार्टी से जुड़े हो, किसी विचारधारा से जुड़े हो, या ये मुद्दा तुमको लगता है यार इसको ठीक करना है, इसलिए मेरा बटन इस बार इस इशू पे दबेगा। सर ऐसा कोई फिक्स मुद्दा तो मैंने सोच नहीं रखा है। और भी इनकी जो योजना है उनसे अगर मुझे लगता है प्रभावित होऊंगा तो 25 तारीख को जो फैसला है वो। इनकी योजनाओं से कैसे पता चलती है तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी की योजनाएं? सर आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो ज़्यादा कहीं जाना भी नहीं पड़ता। हाँ, ट्विटर, इंस्टा, ट्विटर यूट्यूब पे सर। ट्विटर पे ट्विटर आप गौरव वल्लभ का देख ले तो काफ़ी एक्टिव है, और मुझे उनका विज़न सही भी लगता है एक तरह से लेके। अच्छा, उस हिसाब से मेरे को ये तुमने लगभग जवाब दे दिया है कि तुम किसे वोट वो तो आपने निकाल लिया है सर। मेरा काम है सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? आगे आइए। हाँ जी, प्रियंका गौतम। क्या करती हो प्रियंका? अभी तो यहाँ पे लोकल हूँ, मीडिया से ही हूँ, बट ठीक है। पत्रकार हैं आप? हाँ जी। अरे थोड़ा गर्व से कहिए भाई, बहुत नोबल प्रोफेशन है। बिल्कुल पत्रकार हूँ सर, क्या एंकरिंग माहौल? करती हूँ। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है उदयपुर जिले का? सर शहर के बाहर का बताना। शहर के बाहर भी 50-50 लग रहा है। कहीं कहीं जहाँ मैं गई हूँ वहाँ मुझे ज़्यादातर कांग्रेस का लग रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं सर जिनको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मोदी के नाम से वोट देना चाहते हैं। उनको नहीं पता है कि कौन खड़ा है या उसने हमारे लिए क्या किया है, वो हमारे लिए क्या करेगा, बस मोदी के नाम से वोट देना चाहते हैं। तो एक वोट कैचिंग एबिलिटी मोदी की है, और जो कांग्रेस को दे रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या लॉजिक है उनका? जो कांग्रेस को दे रहे हैं वो अपना पर्सन देख के दे रहे हैं कि यहाँ जो एमएलए खड़ा होगा, मतलब अगर किसी गांव मावली की बात करूँ मैं या आसपास की बात करूँ, तो वो ये देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, या फिर हम उनको कितना जानते हैं, हमारे लिए धरातल पर रह के उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट्स को लोग नहीं जानते? क्या आप ये कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों को नए कैंडिडेट हैं क्या? हमारे लिए तो नए, हमने पहले नाम इतना सुना भी नहीं उनका। कौन? ताराचंद जैन। यहाँ बीजेपी के भी कुछ लोग हैं, वो कहाँ गई बहन जी? कहाँ है खुशबू जी? आइए खुशबू जी। एक सेकंड। नमस्ते, क्या नाम है आपका? खुशबू। क्या करती हैं? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और भाजपा की सोशल मीडिया संभाग संयोजक हूँ। आईटी सेल की संभाग संयोजक जी। अच्छा, ये पत्रकार महोदया कह रही हैं
कि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं कुछ बाहर, उदयपुर से बाहर की सीटों पे, उनको लोग कम जानते हैं, कुछ प्रचार में कमी रह गई क्या? और ये कह रहे हैं, ये दीपक जी हैं फर्स्ट टाइम वोटर, कि ट्विटर पे गौरव वल्लभ ज़्यादा एक्टिव हैं, तारा चंद जी कम एक्टिव हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे सभी एक्टिव हैं और इन ये तो क्या है कि बाहरी व्यक्ति हैं। अब जैसे कि हमारा मतलब है काम कराना चाहिए पब्लिक का, तो बाहरी से क्या मतलब है काम कराना चाहिए। बाहरी से मतलब क्यों नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ की हमारे उदयपुर शहर, यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं तो यहाँ उदयपुर शहर की अगर बात की जाए, यहाँ अगर उदयपुर शहर की बात की जाए तो जो गौरव वल्लभ जी यहाँ पर आए हैं, पहले तो वो अपना स्थान तय, जन्म स्थान तय कर ले कि वो जमशेदपुर में पैदा हुए हैं, दिल्ली में पैदा हुए हैं या जयपुर में पैदा हुए हैं, क्योंकि बाद में जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जनता उनको ढूंढेगी कि वो कहाँ मिलने वाले। क्योंकि जब जब जमशेदपुर का चुनाव वो लड़कर हारे थे, उसके बाद वो वापस कभी उस स्थान पर नहीं लौटे, तो यही स्थान, यही सिचुएशन उनकी वापस उदयपुर में होने वाली है। ये एक मुद्दा हो गया। एक लाइन तक एक से, हाँ, ऐसा होता है कि इतनी बुद्धिमान है वो, अपने आप को इतना बुद्धिमान समझ रहे हैं। जमशेदपुर में लिखा कि अपना जमशेदपुर अपना गौरव, उसी टैग लाइन को उदयपुर में यूज़ कर लिया, अपनो गौरव ना अपनो उदयपुर। तो कम से कम ये ज्ञान तो कोई ना कोई उनको दे देता। क्या नाम है आपका? राम कृपा शर्मा, डॉक्टर क्या राम करते कृपा हैं? शर्मा, बार एसोसिएशन उदयपुर का पूर्व अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे ये 2 क्वेरी आई हैं इधर से, उनके बारे में बताइए। एक क्वेरी इन्होंने कही कि ये जो नौजवान हैं आपके शहर के फर्स्ट टाइम वोटर, कि अलग अलग इश्यूज़ पे उनका विज़न पता चल रहा है। क्या बीजेपी के कैंडिडेट ने भी शहर की या विधानसभा की अलग अलग समस्याओं को लेके अपना कुछ विज़न डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है? बीजेपी के कैंडिडेट सौभाग्यशाली हैं उदयपुर के लोग के पिछले 50 साल से इस उदयपुर के राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। उदयपुर के सर वकील साहब, हाँ, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। सर अरे सुन, तो मैं आप ही को सुन रहा हूँ। अरे आप देखिए, मेरा तो दलीलें देने का काम नहीं, मेरा तो सुनने का काम। पर मैं चाह रहा हूँ कि जो सवाल पूछा उसका जवाब दें कि क्या अलग अलग समस्या। आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ मैं, हाँ। कि बाहर से आके यहाँ दलीलें देना, ये के वादे जो माइनिंग का वादा जमशेदपुर में किया था वो वादा उदयपुर में कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं मैं पहाड़ों की कटाई रोकूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यहाँ नए मिनरल्स को ढूंढूंगा। दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव जो स्टेटमेंट है। पहले कांग्रेस के कैंडिडेट ये तय करें कि माइनिंग करेंगे तो पहाड़ें कहाँ से बचेगी, पहाड़ियाँ बचेगी तो माइनिंग कैसे होगी, ये तय करें। ये वादा जमशेदपुर में करके आए। उदयपुर में पर्यटन का व्यवसाय बढ़े, उदयपुर में निश्चित रूप से यहाँ पर्यटकों की इतनी भीड़ है। पिछले 3-4 दिन से आप लोग भी यहाँ घूम रहे हो, यहाँ की स्थिति आप देख रहे हो। उदयपुर का जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में बहुत ज़्यादा इसका फैलाव नहीं हो सकता। पुराना जो उदयपुर है, उदयपुर में 100 फीट की सड़क बाहरी उदयपुर में निकल सकती है, अंदरूनी उदयपुर में नहीं निकल सकती। इस बात को समझने की आवश्यकता है। पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी। ये बताइए, अभी मैं उनसे गुरुजी से बात कर रहा था और फिर डॉक्टर्स ने भी बताया कि पानी के प्रदूषण का एक बड़ा मसला है, तो उसको लेके क्या किया जा रहा है? उदयपुर में पानी का जो प्रदूषण है उसके बारे में सब जने चिंतित हैं। चिंतित तो हैं, पर जैसे लेकिन मैं चिंतित से आगे क्या? जैसे 5 साल वसुंधरा सरकार रही, अब 5 साल गहलोत सरकार। मैं जवाब दे दूं आपको, अगर सवाल तो पूछ लूं पहले मैं। आप अनुमति दे तो मैं आपकी बात को जवाब दे दूं। मैं तो हिला नहीं यहाँ से, हाँ, पर पहले मैं जब अपना सवाल पूछ लूंगा तब आप जवाब देंगे ना। मेरी जो क्वेरीज हैं जो जनता से आई वो पूछ रहा हूं। उदयपुर के नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया 3 साल पहले बोर्ड की बैठक में कि उदयपुर की झीलों में नावें नहीं चलेगी, इसके लिए मना किया उन्होंने। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ। बोर्ड का चेयरमैन कौन है अभी? GS टांक साहब, उनकी पार्टी से जुड़े हुए? भारतीय जनता पार्टी से। बोर्ड की बैठक में तय हुआ, लेकिन लोग गए और कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार से वहां पर जयपुर से जाके परमिशन ओवरराइड कर दिया। यस, जयपुर में जाके परमिशन लेके आए। ये क्या है? उदयपुर में अशोक गहलोत जी के बेटे की उदय सागर में राफेल नाम की एक बहुत बड़ी होटल है, उसके बारे में अशोक गहलोत जी को जवाब देना चाहिए कि वहाँ होटल, वहाँ परमिशन आपने कैसे दी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रीट चल रही है, SLP जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। तो इन सब बातों को जो मूल बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन को। यस, स्पेशल। आप लोग तो फ्लो में बोल देते हो, मेरे को ये चिंता करनी पड़ती है कि हर कोई वकील साहब नहीं है, अधिवक्ता महोदय है। जो स्पेशल लीव पिटीशन है उदयपुर के लोगों ने, उदयपुर के नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रखी है कि राफेल की होटल, आप बहुत ज़्यादा इन झीलों की चिंता कर रहे हो। गौरव वल्लभ जी को जुम्मे 4 दिन हुए यहाँ आए हुए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जब जैसे 5 साल वसुंधरा जी की सरकार थी, उस दौरान इन झीलों के पानी की चिंता कैसे की गई?
ऐसा है कि उदयपुर के लोगों को स्वच्छ पानी मिले, अच्छा पानी मिले, शुद्ध पानी मिले। इसके लिए सबसे पहले जय समन योजना हमारे कार्यकाल में आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में आई। उसके बाद में मानसी वागल के फर्स्ट और सेकंड फेज़ का काम वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गुलाब चंद जी कटारिया के प्रयासों से हुआ। आज जो ये झीलें भरी हुई नज़र आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की उसका भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों का नतीजा है। ये झीलों की सफाई और उसके बारे में चिंता की जो बात हो रही है, रजनी जी डांगी महापौर थे और उस कार्यकाल में मैं पार्षद था। 4 करोड़ रुपए की डिविडिंग मशीन। किस पार्टी से पार्षद थे आप? बीजेपी से। तो 4 करोड़ पूछना पड़ेगा भाई, हैं वकील साहब, बड़े आप फायर हो रखे हो, हैं आप फौजदारी के वकील हो क्या? बिल्कुल। 4 करोड़ रुपए की डिविडिंग मशीन आज भी झीलों में चल रही, जो जलकुंभी अंदर से निकाल के जड़ों से काट करके उसकी सफाई होती है। हाँ बताइए, आप लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सर मैं एक सेकंड। जतिन शिवमाली, सेक्रेटरी होटल एसोसिएशन में। तो पिछले 3-4 वर्षों से जो ये यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, उससे हमने एक मांग करी कि झील विकास, जो आप झीलों की बात करें, झील विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय जो जयपुर में है, उसको उदयपुर में शिफ्ट करने की मांग करी, क्योंकि सबसे ज़्यादा झीलें उदयपुर में है, जयसमंद में, उदयपुर में, राजसमंद में। लेकिन कांग्रेस के जो मुखिया हैं अशोक जी गहलोत, वो पर्यटक को लेकर बहुत ही उनका रवैया बहुत सुस्त भरा है। उन्होंने दिखावे के जुमले बहुत करते हैं। उन्होंने कहा कि वो पर्यटक का दर्जा दे दिया, लोगों को लगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पर्यटक के लिए, अगर आप सपोज आप किसी होटल इंडस्ट्री को लगाना चाह रहे हैं, तो आप लोन के लिए जब जाएंगे तब आपको वो 10 ऑफिस के चक्कर कटा देते हैं। तो क्या होता है कि जो आपने योजना बनाई है, उसको उस पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस सरकार फेल है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गौरव जैन। क्या करते हो गुरु? एडवोकेट हूँ सर। बड़ा वकील है यहाँ पे, हैं? 1-2 वकीलों का वर्चस्व। आप भी वकील हो क्या? नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ सर। अरे गनीमत है। चलिए, हाँ, और कहाँ आप क्या करते? इधर आओ, इधर। बहन जी पूछूंगा, अभी मैंने माइक क्या, मेरा काम मेरे को करने दीजिए ना। आप IT सेल संभालो, मुझे अपना संभालने तो ललन टाओ जी। आप व्यापारी हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? संगठन से तो मैं, विचारधारा मेरी बीजेपी की है, पार्टी से हूँ, लेकिन एक व्यापार संघ का अध्यक्ष भी हूँ उदयपुर में, बहुत बड़े व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं आऊँगा थोड़ा। हाँ, क्या करते हो गुरु? सर मैं कैमरा मैन ही हूँ, चैनल में, न्यूज़ चैनल में कैमरा मैन। अच्छा, और आप लोग क्या करते हो? अरे वहीं खड़े रहिए, मैं आ रहा हूँ, ऐसे घेरने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट। ले, एक और वकील मिल गए यार। क्या नाम है? विपुल वैष्णव नाम है। विपुल। हाँ हाँ, हाईकोर्ट बेंच। हाँ, तो यहाँ जोधपुर में है तो? जोधपुर में है। मैं भी जोधपुर रहा 6 महीने प्रैक्टिस के लिए, और अभी वापस फर्दर स्टडीज़ के लिए वापस उदयपुर आ गया हूँ घर पे। रह के पढ़ाई कर रहा हूँ वहाँ पे 6 महीने। कहाँ से की तुमने पढ़ाई? यहाँ मोहनलाल सुगड़े विश्वविद्यालय से की। अच्छा, लॉ की पढ़ाई? लॉ कॉलेज की। हाँ, क्या मुद्दा बता रहे हैं भाई साहब? ये हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा बता रहे हैं भाई साहब। 40 साल से हमारी लंबी मांग है कि हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में स्थापित होनी चाहिए। और 40 साल से नहीं सुनी गई? 40 साल इसका मतलब कोर्ट को नहीं लग रहा होगा और सरकार को कि यहाँ पे नहीं। एक्चुअली जोधपुर कितने 5 घंटे की दूरी पे है? जोधपुर 5 घंटे की दूरी हाँ, तो पर वहाँ है तो है। लेकिन सर एक्चुअली जो पूरा एरिया है ना, ट्राइबल बेल्ट का एरिया है। कुशलगढ़ हमारे यहाँ से 400 मतलब उसकी दूरी यहाँ से 140। बांसवाड़ा से भी वो 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। उनके लिए और दूर पड़ जाता है। उनके लिए तो फिर मतलब आप सोच सकते हैं कि 800, 750, 800 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। अरे वकील साहब, थोड़ा युवा वकीलों को भी मौका दीजिए। अभी फिर अध्यक्ष लड़ोगे, इन्हीं का वोट मांगोगे, ठहर जाओ। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर यहाँ का शहर का व्यक्ति तो फिर भी प्रयास यहीं प्रैक्टिस करोगे या कॉर्पोरेट लॉ में चले जाओगे दिल्ली बम्बई? नहीं, मैं लिटिगेशन करूँगा यहीं पे। हाँ, यहीं पे, और हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा अगर ज़रूरत रहेगी तो। आगे बढ़ेंगे। क्या है मुद्दा? हाई कोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और तो किसी ने प्रॉमिस किया भाजपा कांग्रेस ने? अभी गौरव वल्लभ ने कल एक मीटिंग ली थी, उसमें अंदर प्रॉमिस जरूर किया है। ताराचंद जी की तरफ से अब तक ऐसा कोई प्रॉमिस सुनने में नहीं आया है। अच्छा, क्या कहा गौरव वल्लभ ने? कि मैं हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा है तो उसके लिए मैं ज़रूर प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा। अभी अर्जुन राम मेघवाल जी जो विधि मंत्री हैं, उन्होंने कुछ समय पहले घोषणा कर दी थी कि बीकानेर के अंदर वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना कर दी जाएगी। तो उदयपुर के वकील भी सारे लामबंद हुए थे कि भाई जब वहाँ पे नई मांग है, 20 साल मतलब 12-15 साल पुरानी मांग पे आप कर रहे हो, तो हमारी तो 40 साल पुरानी मांग है। बीकानेर संभाग आपका, उदयपुर वालों को ऐसा लगता है क्या कि जोधपुर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है हर चीज़ में? उदयपुर मिलती है सर, मिलती है, हर बार मिलती है। मुख्यमंत्री वहीं का है? मुख्यमंत्री वहीं का है। वो लोग कहते हैं कि आपके भी तो सुखाड़िया जी इतने साल मुख्यमंत्री रहे। नहीं, तो उसमें उदयपुर को जो मिलना चाहिए था, जैसे हमारे यहाँ झीलें सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी झील प्राधिकरण जयपुर चला गया। ठीक है, तो हमारे साथ हमेशा राजनीतिक द्वेषता रही। अपने विधायक में दम होना चाहिए। हमारे साथ राजनीतिक द्वेषता रही। झील प्राधिकरण भी जयपुर चला गया।
यहाँ पर माइनिंग का बहुत बड़ा एरिया, तो उसका जो डीजी यहाँ होना चाहिए था वो भी लंबे समय तक यहाँ था। मोहनलाल सुखाड़े उनको यहाँ लेके आए, लेकिन वो भी अब जयपुर चला गया, तो यहाँ की सुनवाई भी वहाँ जाने लग गई, तो वो नुकसान भी तो ये कोर्ट का ये कौन तय करता है कि हाई कोर्ट की बेंच कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट तय करता है या सरकार? ये केंद्र सरकार और वो सुप्रीम कोर्ट की सहमति से इस बात को क्योंकि हमारे यूपी में भी ये बड़े दिनों से मांग है कि मेरठ में बेंच। थोड़ा सा आपके अगर अनुमति हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। वकील साहब मैं इस उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति जो बनी हुई है उसके संभाग का जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसके नाते आपसे निवेदन करता हूँ, अभी अर्जुन मेघवाल जी से हम मिलने गए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और दोनों की प्रिंसिपली उन्होंने ये बात को तय कर लिया कि पूरे भारत भर में 10 वर्चुअल हाई कोर्ट जो उड़ीसा में जो प्रयोग किया था वो प्रयोग सफल रहा, और उसके चलते पूरे भारत भर में 10 वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होगी। उसमें 3 हाई कोर्ट बेंचें जो है वो राजस्थान में दी जाएगी, जिसमें उदयपुर भी एक है। 10 में 3 राजस्थान में। इतना क्यों भाई राजस्थान पे कृपा बरस रही है? देश में 10 उसमें 3 राजस्थान सर्वाधिक भौगोलिक दृष्टि से पूरे भारत तो मध्य प्रदेश भी बड़ा है। राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान सबसे बड़ा है। और दूसरा वर्चुअल कोर्ट कैसी होती है? वहाँ पर एक सेटअप वहाँ पे करेंगे, उसमें कर्मचारी रहेंगे, सिर्फ जज जो है वो ऑनलाइन आपके सामने अपीयर होंगे और यू कैन आर्ग्यू बिफोर द जज ऑन ऑनलाइन मोड। आपको वहाँ यहाँ उदयपुर में हो रहा है? उदयपुर में हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 2014 से 17 के बीच यहाँ गुलाबचंद कटारिया मंत्री, प्रदेश में वसुंधरा राजे सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार, तब आपने इस लंबित मांग को पूरा क्यों नहीं करवाया? 2018 में जब मैं बार का अध्यक्ष था तब हमने एक लंबा आंदोलन चलाया था। अरे 17 में तो फिर 18 में तो चली गई ना? नहीं, 18 की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं पूरे होश हवास में आपको बोल रहा हूँ कि 2018 में इस आंदोलन को हमने चलाया। दिसंबर में चुनाव हुए, उससे पहले जुलाई माह में वसुंधरा जी ने हमारी एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी, पूरे राजस्थान के जो अधिकारी थे उसमें थे। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का ये काम ये था कि जितने भी केसेस हैं यहाँ के सुन के और उस कमेटी को किसी निर्णय पे पहुँचना था। लेकिन दुर्भाग्य से वसुंधरा की सरकार चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्यों चेंज हो गई तो जनता बता सकती, मैं नहीं बता सकता। अरे आप भी तो जनता हो, नाराज क्यों हो रहे हो वकील साहब? नहीं, क्यों चेंज हो गई इसका जवाब मेरे पास नहीं है। राजस्थान की जनता ने आपको इसका जवाब देना होगा, उसकी मैं वजह बताता हूँ क्यों। जब आपने अपना परिचय दिया तो आपने अपने 2 परिचय दिए। एक आपने कहा कि आप अधिवक्ता संघ से जुड़े हैं, ठीक है, तो मैंने ये मांग सुनी कोर्ट की। दूसरा आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो जब मुझे कोई व्यक्ति, नागरिक, कार्यकर्ता या नेता मिलेगा तो जीत और हार की वजह पूछी जाती है ना, तो इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? नाराज होने का तो आप बोले क्यों चेंज हुआ, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप ही से पूछूंगा। मैं भी कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा दिया गया समर्थन जो है, हमको पता है, वजह बताइए। वजह है कि मात्र सिर्फ वसुंधरा की सरकार और अशोक गहलोत की सरकार मतलब बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में सिर्फ 1.5% का अंतर था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। क्यों था? वो वजह बता दीजिए। तत्कालीन कारण जो भी रहे होंगे। क्या रहे होंगे? बहुत सारे कारण होते हैं अलग अलग से। हाँ, क्या उस वक्त सचिन, अरे देखो वकील साहब, इतनी बढ़िया आप दलीलें दे रहे थे, एकदम कट टू कट, एकदम पॉइंट वाइज। यहाँ पे आप गोल गोल करके। नहीं, कोई गोल गोल की बात नहीं है। जी बताइए। 2018 में सचिन पायलट को देख के बहुत सारे युवाओं ने सचिन पायलट को वोट किया। सचिन पायलट का क्रेज था। उस 1.5% जो है बता रहे हैं, सरकार तो अशोक गहलोत ने बना ली। वो तो तब राजनीतिक समीकरण है जिस हिसाब से, लेकिन नहीं होगी तब तक कोई भी सरकार इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। अच्छा, वसुंधरा की सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार में जितनी भी पॉलिसी जनता के लिए चलाई गई वो जनता तक नहीं पहुंची। अशोक गहलोत ने जनता के लिए सरकारी खजाने को खोल दिया, जन जन तक सारी सुविधाएं पहुंची, सारी जो पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई आज उसका लाभ आम जनता ले रही है। इस वजह से अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी। अशोक गहलोत ने ये लेकिन कह रहे हैं कि सचिन पायलट की वजह से वोट गिरा। 2018 में सचिन पायलट को युवाओं को देखते हुए नवयुवाओं ने सारे सचिन पायलट को वोट दिया। कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मेरे लिए सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो या कोई दूसरा नेता हो, हम पार्टी के सिंबल हाथ के निशान पे अपना मतदान करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री। पहले तो ये तय कर ले किसकी वजह सरकार आई, क्योंकि ना सरकार अशोक गहलोत की वजह से आई, नहीं सीएम को लेकर क्लैरिटी नहीं। हाँ, इनका आपस का झगड़ा ऐसा था, वो झगड़ा हमारे राजस्थान में ले डूबा। मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं बोलूँ उसके बाद नाम क्या आपका? मोहसिन खान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम उदयपुर। तुम बोले तो मैं बोला क्या? ये सब मतलब है। अच्छा ये बताइए, कहने का मतलब मैं बात करूंगा आपको उदयपुर के लिए। अरे सुन तो मेरा सवाल तो सुन लो यार। ऐसा लग रहा है सब लोग तय करके आए कि मैं ये बोलूंगा, आप पूछो। मैं आपको आप पूछिए। मेरा सवाल है और दोनों लोगों से सवाल। हाँ
ठीक है, बहुत मोहब्बत से पेश आना। हाँ, आपका जो मित्र हैं। स्वभाव है उसी स्वभाव से हम मेरे भी को बात झगड़ा करें। नहीं चाहिए। नहीं बताया सर, मेरा ये भाजपा का सीएम फेस कौन है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। अच्छा, और कांग्रेस का सीएम फेस कौन है? हाथ का निशान। तो झगड़ा तो है ही नहीं, फिर दोनों क्यों एक दूसरे पे अपने अपने निशान को लेके पकड़े रहो? सर मेरा ऐसा कहना है, वसुंधरा जी को क्यों नहीं इस बार सीएम फेस बनाया? मैं बताता हूँ। एक तो मैं आपसे व्यक्तिगत प्रभावित हूँ, एक आप गौरव और एक यहाँ का गौरव है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा। आप भी दिल्ली से हैं, वो भी दिल्ली से हैं, वहाँ के पानी में फर्क दिखता है। मैं बुंदेलखंड से हूँ, नौकरी के चलते दिल्ली में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि बुंदेलखंड, आपकी पहचान, मेरी मातृभूमि बुंदेलखंड है, मेरी कर्म भूमि दिल्ली है। लेकिन ये सिंबल आपका वहीं से चलता है और देश में चलता है। इनकी इस बात के लिए बताना चाहूंगा। अच्छा सर, मैं ऐसा कह रहा था इनकी इस कि बात एक के लिए प्रश्न बताना का जवाब मुझे चाहूंगा। गौरव वल्लभ जी दे दे। 2 मिनट मैं पूछ लूँ। ये 2020 में डूंगरपुर क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने गौरव वल्लभ जी। 2020 में ही कोरोना उदयपुर में रहा, पूरे देश में रहा और पूरे देश की जनता त्रहीमाम हो गई। 2020 में उन्होंने इसकी मानसिकता बना ली कि उनको उदयपुर से चुनाव लड़ना है। 2020 के बाद उनकी उत्पत्ति कब हुई? वो जन्मे 2020 में डूंगरपुर में, 2021 में गायब, 2022 में कन्यालाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद गायब। रोज उदयपुर की जनता, कभी कोई पानी में डूबता, कभी मुआवजे की बात नहीं, बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसमें कि जनता के साथ में नहीं, हाईकोर्ट की बात उस समय नहीं कि गौरव जी आप कह रहे हैं कि पैराशूट कैंडिडेट है? नहीं, मैं उससे बड़ा कह रहा हूँ, पैराशूट से भी बड़ा, मैं उससे भी बड़ा कह रहा हूँ कि 2020 में गायब, 2021 में गायब, 2022 में गायब। और अगला बंदा 6 महीने पहले कहता है आपनो गौरव, आपनो उदयपुर। तो भैया जब तुम्हारे चुनाव लड़ना तो 3 साल पहले जनता के दुख दर्द में खड़े रहते ना। इसका मतलब आप इस उदयपुर की जनता, मेवाड़ की जनता को जो धोखा देना चाहते हो, जिस ट्रेन में बैठ के आए उदयपुर की जनता उसी ट्रेन से बिठाएगी। नंबर 1। नंबर 2, इनका जन्म का डिसाइड नहीं है। जो आदमी कहता है, आदमी की प्रामाणिकता का पता उसके जन्म से लगता है, उसके नाम से लगता है। उस आदमी ने कहा कि मेरा जन्म सबसे पहले कहा रांची में हुआ, फिर बोला नहीं रांची में नहीं हुआ। क्यों बोला? देखिए इसकी वजह समझना पड़ेगा। उन्होंने रांची का क्यों बोला? क्योंकि उनको जमशेदपुर से चुनाव लड़ना था। उन्होंने वहाँ अपना उत्पत्ति बता दी, फिर उन्होंने पाली बता दी, फिर उन्होंने बोला नहीं मुझे राजस्थान में चुनाव लड़ना है तो जयपुर बता दिया। फिर एक इंटरव्यू बोले नहीं मेरा जन्म उदयपुर में। भैया तुम्हारा पहले जन्म का डिसाइड करो, उसके बाद आप एजेंडे को डिसाइड करो, क्योंकि आप एजेंडा बताने वाले नहीं है। जब उदयपुर की जनता कन्यालाल हत्याकांड से अपने आप को दुखी समझ रही थी, 2 समाज आपस में खड़े हो गए थे, तब आप कहाँ थे? आप इसका मतलब सिर्फ चुनाव लड़ने उदयपुर में आए हो। और मैं आपको 100% कह रहा हूँ, जैसे दावे देते हैं ना, तो गौरव जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आ जाए। वो सौरभ, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, आपका गौरव बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सौरभ का गौरव बहुत अच्छा है। मैं यही कह रहा हूँ कि आपका सौरभ का गौरव बहुत अच्छा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति 2 गौरव है। सौरभ का गौरव मतलब मैं कहना चाह रहा था, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सौरभ का गौरव हो आप। अच्छा, मैं सौरभ का नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मेरा कहना ये है, मेरा कहना आपकी मैंने एक सेकंड, उदयपुर में कन्यालाल हत्याकांड एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उदयपुर की ये दाग हम आज नहीं मिटा पा रहे। ठीक है, ये हमारे पास बहुत बड़ा दाग है। आपने बोला, अब इनको सुनते हैं। रुक जाइए सर 25 वर्षों से, क्या कह रहे हैं? ताराचंद जी कहाँ थे? हाँ वो पूछ लेंगे। ताराचंद जी मैदान में थे। 25 वर्षों से उदयपुर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास है। थोड़ा पीछे हटिए। 20 वर्षों से उदयपुर के महामहिम गुलाब जी कटारिया विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सरकारें 2 बार रही, गृह मंत्री आप रहे। भारतीय जनता पार्टी की विफलता में बताऊंगा, नगर निगम के जो आवारा कुत्ते और मवेशी घूमते हैं ना, ये क्षेत्र में, इस उदयपुर शहर में नहीं। शास्त्री जी मैं एक सेकंड, करोगे कहाँ रखने घर में रखो। मवेशी हमारे नहीं होते सर, वो बेसर है। अपने घर पे रखो, अपने घर में रखो। आपने बोला, उन्होंने सुना, बोल रहे हैं कि मैं आपसे बात करोगे, आप अपनी बारी का वेट, मैं बंद कर देता हूँ। मुझे कोई कोरम थोड़ी पूरा करना है। कोई बात आपकी जो आपत्ति है, जो आपत्ति है अपनी बारी में बोलिएगा, है ना? थोड़ा सुनिए भी। मुद्दों से भटकाने की काम मत करें। हाँ बोलिए, बोलो ना। जो आप लोगों का नेचर है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर है, बोलिए। 25 वर्षों से कुत्ते नहीं पकड़ पाए। अब ये अपनी विफलताएं कहाँ जनता के सामने कैसे? बोल रहे हो कि नगर निगम में इनका कब्जा था और गुलाब चंद कटारिया यहाँ से लगातार विधानसभा जीत रहे थे और बीच में 10 साल सरकार भी रही। सरकार भी रही, ये छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं उदयपुर की जनता को नहीं दे पाए। उदयपुर के लिए ताराचंद जी का क्या विज़न है, गौरव वल्लभ का क्या विज़न है, एक बार इन दोनों प्रत्याशियों को आमने सामने बिठा के अगर डिबेट करा दें, उदयपुर की जनता को भी पता चल जाएगा। मीडिया में भी ये बात मैसेज, ये जो बोल रहे हैं कि कोविड रहा, कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद शहर का तनाव रहा, उस समय सब गौरव वल्लभ कहाँ थे? पैराशूट प्रत्याशी बता रहे हैं। ताराचंद जी कहाँ थे? फील्ड में थे। ताराचंद जी कहाँ थे? गजब है। ताराचंद जी कहाँ थे? इनसे मैं सवाल करना चाहूँगा, ताराचंद जी कहाँ थे? ताराचंद जी को कितने लोग जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग जानते हैं। उसके अलावा ताराचंद जी को शायद इस उदयपुर में कोई नहीं जानता, है ना? अगर इन्होंने एक प्रत्याशी थोपा है
क्योंकि दूसरे इनकी पार्टी में और भी प्रत्याशी थे अरे जैकेट वैकेट मत उतारो भैया, हैं आराम से। जो उदयपुर शहर से अपना दावा रख रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। कौन? जो काबिल थे, रविंदर जी शिमली इनके जिला अध्यक्ष, पारस जी सिंघवी जिन्होंने तो बहुत बड़ा विरोधाभास किया, ये खुद भी टिकट मांग रहे थे। इनके तो फूफा चाचा कुछ लगते हैं। आज कुछ एक ऑडियो ये आप टिकटाती थे? ऐसा क्या इनकी ऑडियो चल रही है? एक इनकी ऑडियो वगैरह भी चल रही है जिसमें अपने ताराचंद जी से या किसी और से बात कर रहे हैं कि उदयपुर नगर निगम में ठेकेदारी का काम करते हैं, उसको लेके। वो अभी मैं सोशल मीडिया से निकाल के अभी सुना देता हूँ। पहले मेरा सवाल, क्या आप उदयपुर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी टिकट मांगा। अरे तो मैं कोई इल्जाम की तरह थोड़ी थोड़ी ना रहा हूँ आपके प्रश्न से। हाँ, तो फिर क्या वजह रही नहीं मिल पाया टिकट? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, टिकट डिसाइड होता है दिल्ली से और उसमें सब पैरामीटर डिसाइड होते हैं। हो सकता है ऐसा कोई पैरामीटर में हम लोग नहीं तय हो पाए होंगे, इसलिए दिल्ली। और वो जो दो बागी रहे, श्रीमाली और वो सिंघवी, कौन बागी रहे? कोई बागी नहीं रही। जिला अध्यक्ष और वो सिंघवी के तो बयान आए। हाँ, बयान भारत सिंघवी जी तो इनको सनातनी तक नहीं बताया, ये सनातन विरोधी बता रहे हैं। सौरभ जी, ये जो बार बात बता रहे हैं के उप महापौर है, ये जो हमको जो 20 वर्षों से पार्षद है, वो ताराचंद जी को सनातनी नहीं बता रहे, सनातनी विरोधी बता रहे हैं। देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये इनके द्वारा उपज की गई चीज है, ये हमारे द्वारा नहीं। ये उपज का नाम है। सर मैं तो नाम बताओ। सर मेरा नाम गगन शर्मा है और सर मैं एक आम स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि जब चुनाव होते हैं उससे पहले आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आप भी लगाओगे, मैं भी लगाऊंगा और जो नेता वो भी लगाएंगे। उसको प्रूव करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर आज मुझे कोई कहता है गगन शर्मा फतेह सागर नहीं जाता है, जब मैं आऊँगा तो मैं यहाँ पे आके जाऊँगा। उसी समय उनको कहा सनातनी विरोधी है, हो सकता है आरोप लगाया हो। भाई हम तो युवा है, हमें तो राजनीति समझ नहीं है। उन्होंने कहा सनातनी विरोधी है, ये तो ऐसे हमने भी मान लिया। जब वो जगदीश मंदिर गए, वो दर्शन कर लेते और जाके फोटो खिंचा लेते कि हमने यहाँ दर्शन किया, तो उस समय भारत सिंह जी की बात भी गलत हो जाती है और वो भी सही हो जाते। दर्शन नहीं किए सर। देखिए सर, ऐसा है, उन्होंने अपने नामांकन ये उदयपुर का ये मुद्दा है कि नेता ने दर्शन नहीं किए? नहीं, ऐसा है, ये मुद्दा कांग्रेस के द्वारा उपज किया गया है, इन्हीं के द्वारा तय किया। नहीं किया हुआ सही कह रहे स्टूडेंट सारे जो भी बातें बताए बिल्कुल सही बताए। कैलाश नागदा नाम है मेरा। ये स्टूडेंट जो भी बातें बताए बिल्कुल सही है, हकीकत है और हकीकत पे बात है। मैं इनका कोई विरोध नहीं करना चाहूँ, ये हकीकत है और हकीकत पे ही बात हो रही है। क्या कि ताराचंद जी मंदिर नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे अश्विनी बाजार व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ और मेरे जस्ट पास में एक सुथारवाड़ा में दंडपोल पे हनुमान जी, एक चमत्कारिक हनुमान जी के नाम से वहाँ पर एक प्रतिमा है। कल ही हनुमान जी का अन्नकूट था और ताराचंद जी वहाँ पर 2 घंटे तक वहाँ पर बैठे, उस कार्यक्रम में बैठे और वहाँ दर्शन किया। ये सब लोग ये फिर क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने तो कोई आरोप मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है। मुझे तो वैसे ही ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये विषय कौन कहाँ जा रहा है। ये विषय नहीं है कि कोई सनातनी है या नहीं है। सनातनी देने के लिए मैं मंदिर जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, ये मेरे को किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। और मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मैं किसी को मेरी आस्था को चुनौती कर रहा हूँ। उनकी एक सबसे बड़ी बात बताऊँ तो शायद इनको पता नहीं होगा, आज तक मूर्तियाँ लोग या तो पत्थर की बना के देते हैं या फिर कोई धातु की बनती है। आपने ताराचंद जी ने स्फटिक मणि की 24 इंच की प्रतिमा विराजमान करी, इसके बावजूद भी उसको सनातनी नहीं है। जो जगदीश मंदिर का विषय आप बता रहे हैं, भारत जी सिंघवी कह रहे हैं आपकी पार्टी के, क्यों कह रहे हो? कह देंगे ना, आप उनके क्यों फूल बन रहे हैं? मंच पे कह रहे हैं वो जब जगदीश मंदिर, ये क्या ना, हाँ बस ठीक, मैं समझ गया। मैं अब आप लोग एक उसको, हाँ क्या नाम है गुरु? सर अनिरुद्ध जोशी नाम है। क्या करते हो अनिरुद्ध? मैं जॉब करता हूँ सर, ऑटोमोबाइल लाइंस में, शोरूम पे। ये बताओ यार, ये मुझे भी लग रहा है कि सब लोग आते हैं उदयपुर शहर में बात कर लेते हैं, पर उदयपुर का जो ग्रामीण अंचल है वहाँ तो जाते ही नहीं है, पत्रकार भी नहीं जाते हैं। सोनल को कहिए कि वहाँ भेजा जाए। हैं बिजली पानी की बड़ी समस्या, बिजली पानी की समस्या अभी यहाँ तो सब लोग लड़ लिए अपने अपने नेताओं को। बात करेंगे नहीं सर। हाँ, क्या है मेन बात? मेन बात ये है कि उदयपुर इतनी बड़ी सिटी है और वर्ल्ड फेमस है, लेकिन फिर भी यहाँ आए दिन सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक आए दिन बिजली कट होती है। पता पड़ता है कि इनके पास बिजली देने के लिए नहीं है। बिजली कट होती है? बिल्कुल है। हाँ भाई, क्यों है? बिजली की कटौती है, क्यों है? पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से लोगों को नहीं मिलती है। जो जलापूर्ति बिजली कटौती क्यों है? बिजली कटौती क्यों है, अब इसका जवाब तो सरकारें देंगी। तो अशोक गहलोत है ना 5 साल से। किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने अभी आपने कहा कि आप कांग्रेस में थे। मैं बायसों की बात नहीं करता, आम जनता की बात। अशोक गहलोत ने उदयपुर को, वसुंधरा के टाइम में भी यही था, 2 बार वो भी मुख्यमंत्री। अरे वसुंधरा के टाइम पे नहीं था, तभी तो सरकार बदली। अभी तो 5 साल का हिसाब किताब हो रहा है ना। वसुंधरा के वक्त में भी यही सिस्टम था। अरे नेताजी, अभी 5 साल का हिसाब हो रहा है। लोगों की नलकी में 1 घंटा पानी आता है सुबह। भाई साहब मेरे, वसुंधरा की सरकार में भी 1 घंटा आया। अरे वसुंधरा की सरकार का हिसाब किताब लल्लन टॉप ने 2018 में आके लिया। जी,
अभी अशोक गहलोत की सरकार का हिसाब किताब है 5 साल का। व्यवस्थाएं सुधरी हैं साहब। उदयपुर में ये एक सेकंड वेट पहले एक तो आप लोग अपना तयशुदा भाषण पढ़ते हो, सवाल जनता। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा डॉक्टर संयम जैन। डॉक्टर संयम पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि उदयपुर में दिन में लाइट नहीं आती, कटौती। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हाँ समय के लिए एकदम सही कह रहे हैं। एकदम सही करें। हाँ आप बताइए क्यों नहीं आती बिजली? सर पहले 8 घंटे बिजली बंद रहती थी, सप्ताह में 2 बार 8 घंटे। आज इलाकों में लाइटें बंद रहती है, क्या करें वहाँ जा करके? ऑफिशियल प्राइवेट जॉब वाला आदमी हो, ऑफिशियल इलाकों में लाइट बंद रहती है 10 से 5 बजे तक, तो आप उस ऑफिशियल टाइम में 10 से 5 आज महीने में 1 बार बिजली बंद रहती है। कह रहे हैं महीने में सिर्फ 1 बार बिजली रहती है। महीने में 1 बार बिजली। ऐसा कुछ नहीं है इनका। ये गर्मियों के सीजन में होता है सर थोड़ा कि उस समय जब लोड ज्यादा रहता है तो बारिश में पावर भी कट हुआ होती रहती है। अभी 6 दिन पहले बंद था और पूरा दिन। ज्यादातर टाइम तो वो मेंटेनेंस के नाम पे किया जाता है, वो हर रोज हर कॉलोनी में नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलरली एक एरिया को सेलेक्ट कर दिया जाता है और उसी लेकिन सर महीने में 4 बार एक ही एरिया को सिलेक्ट करेंगे। बिजली भी एक मुद्दा है। बिल्कुल है, पानी भी है। आसपास के गांवों में नई पाइपलाइन बिछाई है और उसको महीने हुए, उसमें पानी नहीं आया अभी तक। वो पाइपलाइन पड़े टूट रही है, वहाँ पे रोड भी है। हाँ यार तुम बड़ी देर से वेट करो। नाम बताओ। पालीवाल नाम है मेरा, विद्यार्थी परिषद से महानगर मंत्री हूँ। ठीक है, आज 2 साल तक इकाई अध्यक्ष रहा सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, 2 साल से महानगर मंत्री हूँ। मैंने युवाओं के स्टूडेंट्स की आंखों में आंसू देखे हैं जब पेपर लीक हुए। जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है आज, जो वो पेपर देने जाता है तब उसके लिए वो फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसके लिए वही वर्ल्ड कप है। कितने स्टूडेंट ऐसे मिले, उन्होंने कहा भैया हम 100% पास होता मैं, आज पेपर लीक हो गया। मेरे पिताजी ने ज़मीन गिरवी रख रखी है। उस स्टूडेंट ने मुझे कहा मेरे पिताजी ने ज़मीन गिरवी रख रखी है और ये पेपर लीक हो गए। मुझे 1 साल किराया देना, 1 साल खाना कहाँ से खाऊंगा? एक मेरे पिताजी की कोई नौकरी नहीं, किसान का बेटा हूँ। किसी ने कहा मेरे मम्मी ने गहने गिरवी रख रखे हैं। ये मुद्दा नहीं है? सब जने विजन की बात करते हैं, ये मुद्दा नहीं है क्या? स्टूडेंट्स है, विजन की बात करते हैं, जमशेदपुर में विजन रखा है। मैं कांग्रेस प्रत्याशी को कहना चाहता हूँ कि विधायक तो छोड़ो, सुखाड़िया विश्वविद्यालय में चुनाव जिता के बता दो तो मान जाऊंगा आप। तो भारतीय जनता पार्टी ने एबीवीपी के किसी कैंडिडेट, किसी भी पुराने कार्यकर्ता या किसी कैंडिडेट जो युवा हो, उसको टिकट क्यों नहीं दिया? मैं विद्यार्थी परिषद जो मुद्दा है, मैं मुद्दा की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे अंकल जी, जो वो मुद्दा उठा रहे हैं मैं उस पे, हाँ भाई कौन, हाँ बोलो। ईडी और न्यायालय जांच कर रही है। यहाँ पे ये कहना है हर पहलू के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों परिणाम होते हैं। एक ही पॉजिटिव लेके नहीं सोचते हो, एक ही नेगेटिव नहीं। बीजेपी कांग्रेस हो, विद्यार्थी हो, इस विषय पे सर ये बात है कि जब पेपर आउट की बात होती है सर, राजस्थान ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पेपर आउट होते हैं। आप ये कहीं ना कहीं खबर सुनते हो। इस मामले में सर मैं खबर सुनता नहीं हूँ, मैं खबर रिपोर्ट करता हूँ पॉइंट 1, और जहाँ जहाँ रिपोर्ट होता है वहाँ सवाल पूछा जाता है। एमपी में पटवारी भर्ती हुआ, पूछा गया। छत्तीसगढ़ में सीजीएससी हुआ, पूछा गया। उत्तर प्रदेश में हुआ, पूछा गया। राजस्थान बताओ ना क्यों हुआ? सर पेपर आउट हुए, तो जब पेपर आउट हुए, अगर उन पेपर आउट को अगर पेपर आउट नहीं माना जाता तो भी विद्यार्थियों की भर्ती होती और उन लोगों को नौकरी लगती जिन्होंने पेपर आउट किए थे, और उनकी जॉब लग जाती। उससे बनिस्बत सर पेपर आउट मान लेना और नई भर्ती से उस पेपर को करवाना, ताकि कहीं न कहीं उन विद्यार्थियों को परेशानी हुई। आप संतुष्ट हो? संतुष्ट नहीं सर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। एक ही पक्ष में अपन नहीं कह सकते कि वो पेपर आउट हुए। पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है, लेकिन कितने युवाओं के जो उनके लास्ट एग्जाम था, जो एग्जाम होता है वो पेपर लीक एक मुद्दा है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के कोऑपरेटर सुभाष गर्ग उसमें लिप्त पाए गए, ये भी एक मुद्दा है। ये भी एक मुद्दा है। वही सुभाष गर्ग हैं जो भरतपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चुनाव के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये गजब अनुशासन है। एकदम बोल दिया फिर मुस्कुरा किनारे हो गया। चलिए, आप उदयपुर में सुन रहे थे, ये बड़ी लंबी बहस है, इसका अंत नहीं है, पर समय की पाबंदी है और आज हम वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि हम लोग कब किस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बाकी बातें अगले शहर जोधपुर से, और उसके पहले नाथद्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन भी करने हैं, और फिर पाली भी पड़ता है रास्ते में, और जोधपुर पहुंचेंगे। और हमको जोधपुर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप में से जो भी भोजन भट्ट है, जिसको भी भोजन करने में यकीन आता है, वो जीवन में एक बार जोधपुर ज़रूर जाए, क्योंकि एक बार जाओगे तो फिर बार बार जाओगे ही। शुक्रिया।